टेक्स्ट के सारे क्वेश्चन देखो पहले 6.3 में कोई डाउट हो तो मुझे डिस्कस किया था एक बार मैंने आप लोग के लिए थोड़ा सा अगर नहीं बना है तो बताओ हो गया ना किसी को डाउट नहीं है 6.3 ओके मिसलेनियस
था? height of cylinder of cylinder height of the cylinder of maximum volume, height of the cylinder of greatest volume, जो एक क्वेश्चन मैंने आप लोग के लिए छोड़ा था। उसके ऊपर वाला कोई डाउट? कोई नहीं, सारे हो गए। उसका 15 क्वेश्चन ये इफेक्ट आप लोगों का, जैसे मैंने लास्ट क्लास में बताया था, आपके 4 पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इनफैक्ट मैक्सिमम मिनिमम का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि मैक्सिमम ऐसा नहीं कि बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि बहुत टफ क्वेश्चन है, बट काफी बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन, इसलिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन में क्या दिया पढ़ोगे तो क्या किसका डिफरेंशिएट करना है, पहले वर्ड ढूंढ लेते हैं, तो वर्ड तो तुरंत ही पढ़ते मिल रहा है, ग्रेटेस्ट। ग्रेटेस्ट किसका? वॉल्यूम का। किसके वॉल्यूम का? सिलेंडर के वॉल्यूम को। सिलेंडर कहाँ? विच कैन बी इंस्क्राइब्ड इन राइट सर्कुलर कोन। अगर ये मेरे पास कोन है तो आप लोग इस कोन में से अगर कास्टिंग करना चाहोगे, मोल्ड करना चाहोगे, तो इसके अंदर से बहुत सारे अलग अलग सिलेंडर बना सकते हो। उसमें से आपको वैसा सिलेंडर बनाना है कि जिसका वॉल्यूम जो होगा वो मैक्सिमम होना चाहिए, है ना। तो गिवन क्या है? चलो ये तो पता चल गया कि डिफरेंशिएट मुझे सिलेंडर का वॉल्यूम का करना है, बट गिवन क्या? कुछ गिवन भी होगा। क्या गिवन है? विच कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट h एंड सेमी वर्टिकल एंगल अल्फा। मतलब कोन की हाइट फिक्स है, ये चेंज नहीं होने वाला है, ये चेंज नहीं होगा और एक चीज चेंज नहीं होगी। क्या चेंज नहीं होगा? और एक अल्फा। और क्या चेंज नहीं होगा? सेमी वर्टिकल एंगल अल्फा। ये दोनों कांस्टेंट है। अब अगर आप सोचे, हम अपने सोचे कि अल्फा कांस्टेंट है, एच कांस्टेंट है, तो फिर इनडायरेक्टली आर भी तो कांस्टेंट ही है। क्योंकि अगर ये पूरा अगर आप देखोगे, ये राइट एंगल ट्रायंगल दिखेगा हमें, इस राइट एंगल ट्रायंगल में साइन अल्फा क्या होगा? ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, सॉरी टेन अल्फा क्या होगा? साइन हाइट दे रहे हैं, टेन अल्फा क्या होगा? ऑपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। तो टेन अल्फा इज इक्वल टू आर बाई एच। अगर इसको अगर मैं आर बोल दूं, नाम अगर आर दी तो टेन अल्फा क्या होगा? आर बाई एच। अल्फा कांस्टेंट तो टेन अल्फा भी तो कांस्टेंट, एच भी कांस्टेंट, तो इनडायरेक्टली आर भी तो कांस्टेंट हो जाएगा। मतलब इनडायरेक्टली आप लोगों को ये पूरा कोन दिया हुआ है, कोन में दो ही तो डायमेंशन है, एच एंड आर। अगर एच और आर कौन आप बोलोगे तो रोटी का डायमेंशन होता है स्लांट हाइट, बट अगर आर और एच ही कांस्टेंट है तो एच को तो कांस्टेंट होना ही होना है ना, क्योंकि एच स्क्वायर होता क्या है? स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। इनडायरेक्टली पूरा कोन कांस्टेंट है, मतलब पूरा कोन में जितने डायमेंशन है सारे के सारे कांस्टेंट है। हमें डिफरेंशिएट किसका करना है? किसका डिफरेंशिएट करना है क्वेश्चन में? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। सिलेंडर का वॉल्यूम की फॉर्मूला, वॉल्यूम की फॉर्मूला पाई कैपिटल आर और कैपिटल एस यूज करता हूं, बिकॉज़ स्मॉल आर और स्मॉल एच ऑलरेडी यूज कर चुके हैं। पाई कैपिटल आर स्क्वायर एस का डिफरेंशिएट करना है। हर क्वेश्चन की तरह एक ही प्रॉब्लम है, दो वेरिएबल, किसी एक को हटाना होगा। कैसे हटाओगे? तो रिलेशन दिख रहा है आप लोगों को। तो इस क्वेश्चन में उतना ही कि हटाओगे, कोई बता पाएगा? अगर इसमें हमें हटाना है तो कैसा? आपको कुछ तो ऐसा रिलेशन चाहिए कैपिटल आर और कैपिटल एस के बीच में, जिससे आप एक वेरिएबल को हटा पाओ ताकि डिफरेंशिएट हो पाएगा। अगर वो वेरिएबल ही नहीं हटा पाएंगे तो फिर क्वेश्चन आगे नहीं बनेगा। ऊपर वाला मतलब ऊपर वाला जो छोटा ट्रायंगल दिख रहा है उसका बराबर है? क्या लग रहा है? ऊपर जो ट्रायंगल एक छोटा सा दिख रहा होगा आप लोगों को, जो ऊपर छोटा ट्रायंगल दिख रहा है, अगर उसमें कट से चले तो ऊपर जो छोटा ट्रायंगल दिख रहा है उसके डायमेंशन क्या होंगे?
टेन अल्फा के सामने वाला साइड कितना, कैपिटल आर, और एडजेसेंट साइड कितना, स्मॉल एच माइनस, सही है। तो फिर तो एक तरह से वो दोनों सिमिलर ट्राइंगल ही हो गए। और अगर इसको नाम दे दे अपने को, क्योंकि एक्सप्लेन भी करना पड़ेगा, तो अगर ये मैं अगर ABC नाम दे दूं और ये अगर DE नाम दे दूं, जैसे बोल सकता हूँ इन ट्राइंगल ABC टेन अल्फा इज इक्वल टू, टेन अल्फा इक्वल, ये कौन है, कैपिटल आर, क्योंकि सिलेंडर की रेडियस को हमने क्या लिया, कैपिटल आर, सिलेंडर के हाइट को क्या लिया, कैपिटल एच, तो ये कितना, तो टेन अल्फा कितना, कैपिटल आर अपॉन स्मॉल एच माइनस कैपिटल एच इन ट्राइंगल ADE, इन ट्राइंगल ADE, व्हाट इज टेन अल्फा, स्मॉल आर बाई स्मॉल एच, स्मॉल आर बाई स्मॉल एच, सही है। दोनों टेन अल्फा तो सेम ही है, तो टेन अल्फा को इक्वेट कर ले बस, सही है। यही अपने को चाहिए था कि एक रिलेशन बस अपने को मिल जाए, है ना। अब कैपिटल आर यहाँ से डायरेक्टली मिलेगा, कैपिटल आर क्या हो जाएगा, स्मॉल आर बाई स्मॉल एच इनटू एच माइनस कैपिटल आर, है ना। कैपिटल आर क्या हो गया, स्मॉल आर बाई स्मॉल एच इनटू स्मॉल एच माइनस कैपिटल। जैसे इसमें स्मॉल आर और स्मॉल एच तो कांस्टेंट है ना, हमने चेक किया था, तो ये था कांस्टेंट और अल्फा कांस्टेंट था, तो आर भी कांस्टेंट ही आ रहा था। अब इसको यहाँ पुट कर लेते हैं, तो b इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर बाई एच स्क्वायर इनटू एच माइनस कैपिटल एच का होल स्क्वायर इनटू कैपिटल एच, है ना। कैपिटल आर की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए, अब पूरे मतलब सबसे पहली वेरिएबल है कौन सा, कैपिटल, क्योंकि स्मॉल आर और स्मॉल एच तो कांस्टेंट है, तो b क्या होगा, पाई इंटू आर स्क्वायर बाई एच स्क्वायर, ब्रैकेट ओपन कर लूंगा, इसका स्क्वायर करूंगा तो फर्स्ट टर्म एच स्क्वायर इंटू कैपिटल एच, इसका मिडिल टर्म क्या होगा, इसका मिडिल टर्म 2h, इसके साथ h मल्टीप्लाई हुआ था 2h एच स्क्वायर प्लस, अब इसका डिफरेंस, अब बाकी पूरा प्रोसीजर से अब तो आना ही है आंसर, अब कुछ होता ही नहीं है क्वेश्चन में, सिंपल से डिफरेंशिएट करना होता है, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन एक्स स्क्वायर माइनस 2h एक्स स्क्वायर का 4h एक्स क्यूब का 3h स्क्वायर, फिर डिफरेंशिएट करने के बाद अपने स्टेशनरी पॉइंट के इक्वल टू 0 करते हैं, इक्वल टू जब 0 करते हैं तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलता है, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलता है उसको अगर स्प्लिटिंग करें तो माइनस 3h माइनस एच प्लस 3h स्क्वायर इक्वल टू 0, है ना। इसके दो फैक्टर आपको दिखेंगे, h माइनस कैपिटल h माइनस 3h, तो h माइनस कैपिटल h को 0 होने के लिए स्मॉल h को कैपिटल h होना पड़ेगा। अब वो कैसे पॉसिबल है कि सिलेंडर का हाइट और कौन का हाइट ही सेम हो जाए, ये तो हो नहीं सकता। तो फिर वो क्या सकता है, वो ये सकता है कि सिलेंडर की हाइट जो होगी कौन की हाइट का 1/3 होगा, है ना। कैपिटल H इक्वल हो सकता है h/3 के बराबर हो सकता है। पर अभी अपने को ये भी तो प्रूव करना है कि मैक्सिमम आना चाहिए, तो उसके लिए हमें पता है डबल डिफरेंशिएट करेंगे, जिसका आंसर भी अपने को आइडिया है कि नेगेटिव में आना चाहिए। चेक भी कर लेते हैं, h स्क्वायर का डिफरेंशिएट 0 क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएट -4 स्मॉल h, इसका डिफरेंशिएशन 6 कैपिटल H, स्मॉल h की वैल्यू 3 कैपिटल H है, यहाँ पर पुट कर लिया जाएगा तो कितना आ जाएगा -12h प्लस 6h, तो -6h आ गया लेस देन 0। वो आना ही है, आएगा ही आएगा, अगर नहीं है तो हमारे को मिस्टेक होगा। मिस्टेक ना मिले अगर बोर्ड में अगर आप बैठे और अगर इक्वेशन आ गया 4 मार्क्स में, आपने सब कुछ किया, डबल डिफरेंशिएट करो, अब हमें पता है कि नेगेटिव आंसर आना चाहिए, नेगेटिव में नहीं आया कोई रीजन, मतलब कुछ मिस्टेक। अब मिस्टेक ढूंढने का वहां पर वो प्रेशर होता है उस एग्जाम्पल का, तो मिस्टेक ही नहीं मिल रही है, जैसे कि फिर बहुत ज्यादा टाइम देंगे उसके पीछे कुछ छूट जाए। तो फिर ऐसे करके कुछ की सेटिंग वेटिंग करके लेसन जरूर बता दें कि कोई डबल डिफरेंशिएट चेक करने का टाइम नहीं है किसी के पास, आप डबल डिफरेंशिएट उनको देखना है कि आपको आइडिया है कि नहीं कि डबल डिफरेंशिएट लेसन दिलाना चाहिए, ऐसा नहीं कि हर जगह चुपके बिठा हुए, ये तो मिस्टेक नहीं मिले और टाइम नहीं हो हमारे पास तो की बात है, ठीक है। एक बार डबल डिफरेंशिएट लेस देन 0 आ गया तो क्या पता चल गया भाई, मैक्सिमम वॉल्यूम तो है ही,
मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ये इक्वेशन का पहला पार्ट। इक्वेशन को 3 पार्ट में पूछते हैं लोग। पहला पूछते हैं कि इसका सिलेंडर का मैक्सिमम वॉल्यूम कब आएगा, जब वो उसका हाइट जो होगा वो कोन की हाइट का 1/3 जो हमारा प्रूव होगा। ये पहला पार्ट है इसका। मैक्सिमम वॉल्यूम कब आ रहा है, जब कोन की हाइट किसके बराबर आ रहा है, सॉरी सिलेंडर की हाइट किसके बराबर आ रहा है, कोन की हाइट का 1/3। फिर दूसरा पार्ट पूछेंगे कि कोन का जो रेडियस होगा, सॉरी सिलेंडर का जो रेडियस होगा वो कोन की रेडियस का 2/3 होगा। ये दूसरा पार्ट है उसका। तो ये जो रिलेशन है उसको यहाँ पुट कर लिया जाए। तो हमारे पास ऑलरेडी रिलेशन था रेडियस के बीच में, कैपिटल R इक्वल टू स्मॉल r बाई एस इंटू एस माइनस कैपिटल एस। इसमें से हम लोग स्मॉल एस की जो वैल्यू आई थी हमारे पास 3s, उसको अगर यहाँ रख लो स्मॉल एस की जगह पर 3s, स्मॉल एस की जगह पर 3s माइनस एस तो 2s, तो ये h और s। तो ये भी हो गया कि सिलेंडर का जो रेडियस होगा वो कोन की रेडियस का 2/3 होगा। ये पहला पार्ट, ये दूसरा पार्ट। फिर तीसरा पार्ट पूछेंगे उसका वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम फाइंड करके तो मैक्सिमम वॉल्यूम क्या होगा। और सीधी बात है कि मैक्सिमम वॉल्यूम जो मुझे चाहिए होगा वो वॉल्यूम में ऐसे नहीं छोड़ के आ सकता, क्योंकि कैपिटल आर कैपिटल एस हमारे एजम्पशन है। फाइनल आंसर हमारे एजम्पशन के वेरिएबल में नहीं होना चाहिए। फाइनल आंसर हमेशा होना चाहिए उन्होंने जो वेरिएबल दिया है। उन्होंने 2 ही वेरिएबल दिए, कौन कौन सा, एच एंड अल्फा। तो आपका फाइनल आंसर भी वॉल्यूम का किसमें होना चाहिए, एच एंड अल्फा में। तो उसके लिए आपको सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। v इक्वल टू पाई कैपिटल आर स्क्वायर है, उसमें आर स्क्वायर मेरा हो जाएगा, पुट करूंगा तो 4/9 स्मॉल आर स्क्वायर इंटू कैपिटल एच हो जाएगा मेरा h/3। ठीक है ना। तो चलो स्मॉल एच आगे अब किसको हटाना है, स्मॉल आर को हटाना है। स्मॉल आर के लिए हमारे पास ऑलरेडी ये था टेन अल्फा कितना था, r/s। तो r कितना है, h टेन अल्फा। तो r की जगह पर h टेन अल्फा रख लेते हैं। मतलब उसके बाद आप दिखा देना ये कि टेन अल्फा का r/s है। तो v इक्वल टू 4/9 इंटू r h टेन अल्फा, उसका स्क्वायर क्या होगा, h स्क्वायर टेन स्क्वायर अल्फा इंटू h/3। तो फाइनल आंसर आप देखेंगे तो 4/27 h³ टेन स्क्वायर अल्फा, जो आपको इस क्वेश्चन के ये 3 पार्ट जो आपको करना है। क्लियर है, और कोई डाउट रह गया हो तो बता दो। इसके 3-4 जो अच्छे क्वेश्चन हमने लास्ट क्लास में डिस्कस ऑलरेडी किया ही था। एक एलिप्स वाला क्वेश्चन था, एक विंडो वाला था, एक हाइपोटेन्यूज का लेंथ और एक ये। और इससे पहले की एक्सरसाइज के लास्ट के 4-5 क्वेश्चन सारे बहुत अच्छे हैं। और पूरे एनसीईआरटी में कोई एक्सरसाइज अगर थोड़ी अच्छी दी है तो 2 ही चैप्टर की एक्सरसाइज अच्छी है। एक मैक्सिमम मिनिमम के सारे क्वेश्चन अच्छे हैं और एक इनडेफिनेट में अच्छे क्वेश्चन दिए। बाकी पूरे एनसीईआरटी में कहीं का कुछ अच्छा नहीं है। इसलिए ये 2 चैप्टर ऐसे हैं कि जिसमें से मुझे लगता है कि वो सिर्फ एनसीईआरटी में से पूछते हैं, बाकी सारे चैप्टर्स का तो नहीं पूछ सकते। इसलिए इसमें कोई भी क्वेश्चन आप लोगों से डाउट हो मुझे बताओ आप। कोई डाउट? आप लोग मैक्सिमम मिनिमम का डीपीपी निकालो।
अच्छा एक चीज, जैसे हमने मैक्सिमम मिनिमा में ये डिस्कस किया, कोई मैक्सिमम मिनिमा में स्टेप वाइज देखा जाए तो पहले स्टेप में dy/dx ढूंढते हैं, दूसरे स्टेप में dy/dx को 0 के साथ इक्वेट करते हैं, तो हमें क्या मिलता है? स्टेशनरी पॉइंट और टर्निंग पॉइंट, है ना, ये मिलता है। उसके बाद dy/dx को 0 करने के बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं? अपने पास दो पॉसिबिलिटी होती है, कौन कौन सी? स्टेशनरी पॉइंट में कौन सा मैक्सिमम है कौन सा मिनिमम पता करने के लिए फर्स्ट ऑर्डर टेस्ट एंड सेकंड ऑर्डर टेस्ट और सेकंड ऑर्डर टेस्ट। अब दोनों करेंगे नहीं, कोई एक ही करेंगे। फर्स्ट ऑर्डर टेस्ट में क्या था? अगर आपका dy/dx पॉजिटिव से नेगेटिव जाता है तो dy/dx पॉजिटिव से नेगेटिव जाता है तो कौन सा पॉइंट? मैक्सिमम पॉइंट, लोकल मैक्सिमम। माइनस से पॉजिटिव जाता है तो लोकल मिनिमम। डबल डिफरेंशिएशन की बात करें तो d2/dx2 जब लेस देन 0 होता है तो कौन सा पॉइंट देता है? लोकल मैक्सिमम, और ग्रेटर देन 0 होता है तो लोकल मिनिमम, करेक्ट। और इसके बीच में एक आता है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के लिए हमने क्या देखिए, तो dy/dx अपनी 0 तो दे देता है पर कर्व की टेंडेंसी नहीं बदलता, मतलब इंक्रीज होगा तो बाद में भी इंक्रीज ही होगा, डिक्रीज होगा तो बाद में भी डिक्रीज ही होगा, राइट। 0 तो देता है पर +2 माइनस से -2 प्लस नहीं जाता, मतलब सेम साइन देता है, राइट। ये फर्स्ट ऑर्डर टेस्ट हो गया कि +2 प्लस जाएगा और -2 माइनस जाएगा तो कौन सा पॉइंट? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। और अगर हमें डबल डिफरेंशिएशन से टेस्ट करना और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन की बात आएगी तो पहली कंडीशन, कोई पूछे कि व्हाट इज द नेसेसिटी कंडीशन फॉर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, तो क्या बोलोगे? नेसेसिटी कंडीशन, ये तो होगा तो हो, बोलिए तो पहली कंडीशन, ये तो होना ही चाहिए, उसके बाद आगे कुछ वो नहीं हो अलग बात, ये तो पहले से ही है। क्या अपनी कांस्टेंट तो बात की, पहली कंडीशन क्या है? d2/dx2 इक्वल टू 0, क्योंकि d2/dx2 अगर पॉजिटिव नेगेटिव आएगा तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन की बात ही नहीं चालू होगी। ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन की बात चालू ही तब होगी जब d2/dx2 इक्वल टू 0 आएगा। ये सिर्फ नेसेसिटी कंडीशन है, सफिशिएंट कंडीशन नहीं है। मतलब क्या ये नहीं बोल सकते कि डायरेक्टली पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हो गया। ये होने के बाद फिर हम क्या करते हैं? तब तक डिफरेंशिएट करते हैं जब तक हमें वो स्टेशनरी पॉइंट पर रखेंगे तो कांस्टेंट वैल्यू ना मिले, और फिर हम चेक करते थे कांस्टेंट वैल्यू कौन से ऑर्डर ऑफ डिफरेंशिएशन में मिलेगा। अगर ऑड ऑर्डर ऑफ डिफरेंशिएशन में मिलेगा तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन देगा, और अगर इवन ऑर्डर में मिलेगा तो मैक्सिमम या मिनिमम देगा। वो फिर वही ग्रेटर देन 0 आया कांस्टेंट तो मिनिमम देगा, लेस देन 0 आया तो मैक्सिमम देगा। ये पूरा अपना प्रोसीजर था पता करने के लिए, ठीक है। ग्लोबल के अंदर अपने को स्टेशनरी पॉइंट ढूंढना, ये सबसे तो कुछ नहीं करना है। उसमें डायरेक्टली क्या करते थे? स्टेशनरी पॉइंट और अपने एक्सट्रीम पॉइंट को उठा के डायरेक्टली फंक्शन में रख देते थे, जो सबसे बड़ा हो एब्सोल्यूट या ग्लोबल मैक्सिमम, जो सबसे छोटा हो एब्सोल्यूट या ग्लोबल मिनिमम, इतना ही करते थे, राइट। पर इसमें दो तीन चीजें और, ये तो हो गया आपको एकदम बोर्ड लेवल की बातें हो गई, इसके ऊपर बोर्ड लेवल में कुछ नहीं आ सकता। बट अगर एंट्रेंस लेवल की बातें करें तो उसके अंदर दो तीन चीजें आप देखिए, ध्यान रखिए कि ऐसा नहीं होता है कि मैक्सिमम मिनिमम सिर्फ और सिर्फ आपको वहां मिलता है जहां पर फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है या कंटीन्यूअस होता है। आप बोलोगे सर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं हुआ तो dy/dx कैसे मिलेगा? एकदम सही बात है, फंक्शन जब डिफरेंशिएबल नहीं हुआ तो dy/dx कैसे मिलेगा? बट अगर मैं आपको ग्राफिकली समझाऊं कि सपोज मेरे पास एक ग्राफ ऐसा है और यहाँ पर मेरा a पॉइंट दिया हुआ है, तो ये फंक्शन कंटीन्यूअस है डिसकंटीन्यूअस? डिसकंटीन्यूअस है ये पॉइंट, समझ पर ये फंक्शन डिसकंटीन्यूअस है, पर इसका लिमिट एग्जिस्ट करता है, लिमिट एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है? इसमें इतना लिमिट एग्जिस्ट है, आप इतना छोड़ दो। a प्लस का आंसर और a माइनस का आंसर सेम वैल्यूज को बिलोंग कर रहा है, ये फॉलो कर रहा है। a प्लस b है और a माइनस b है, तो RHL इक्वल टू LHL बट नॉट इक्वल टू f ऑफ x। इसका मतलब क्या कि फंक्शन कंटीन्यूअस नहीं है, पर क्या इसका मिनिमम पॉइंट है? इसका लोकल मिनिमम पॉइंट नहीं दिख रहा आपको? जैसे कोई ऐसा मिनिमम आपके पास है, लोकल मिनिमम पॉइंट किसको बोलते हैं? चलिए बताइए, लोकल मिनिमम पॉइंट कौन सा होता है? जो अपने नेबरिंग वैल्यू से छोटा होना चाहिए।
तो क्या इसमें से कोई वैल्यू आपको दिख रहा है कि जो अपने नेबरहुड वैल्यू से सबसे छोटा? नेबरिंग वैल्यू से छोटा होने का मतलब क्या है कि मेरा एफ ऑफ ए जो होगा वो ए प्लस एस से भी छोटा होना चाहिए और ए माइनस एस से भी छोटा होना चाहिए। है कोई ऐसा? ए खुद भाई ये जो ए है ये पॉइंट ए को एफ ऑफ ए होगा, तो ए को एफ ऑफ ए यहाँ है तो वो आपने ए प्लस अपने नेबरहुड वैल्यू से तो छोटा ही है, ए प्लस से भी छोटा और तो ये आपका लोकल मिनिमम पॉइंट है जबकि फंक्शन कंटीन्यूअस नहीं है, ये फंक्शन कंटीन्यूअस नहीं है। क्यों कोई पूछे? इसलिए काफी देर बच्चे क्या बोलते हो रटते हैं, आपको रटना नहीं, आपको ये ध्यान रखना है लोकल मिनिमम पॉइंट उसको बोलते हैं जो अपनी नेबरहुड वैल्यू से छोटा हो, फिर वो कंटीन्यूअस हो या डिसकंटीन्यूअस हो उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये लोकल मिनिमम पॉइंट हो गया आपका क्योंकि वो अपनी नेबरहुड वैल्यू से सबसे छोटा है। अब उसके सामने ऐसा भी हो सकता है कि आपका ग्राफ अगर ऐसे दिया है तो ये पॉइंट है आपका ए, यहाँ पर 0,b है, यहाँ पर 0,c, इसका तो देखा जाए तो आरएचएल एलएचएल भी सेम नहीं, आरएचएल सी को अक्रॉस कर रहा है, एलएचएल बी को अक्रॉस कर रहा है ना, ए प्लस सी को अक्रॉस कर और ए माइनस बी को अक्रॉस कर, जबकि आरएचएल और एलएचएल दोनों सेम है भी नहीं, तो भी इसके अंदर मैक्सिमम पॉइंट है। कैसे मैक्सिमम पॉइंट है? आपका जो ए है ये पॉइंट कौन सा होगा? ए कोमा एफ ऑफ ए, तो वो जो ए है एफ ऑफ ए है वो अपनी नेबरहुड वैल्यू से सबसे बड़ा है, मतलब बड़ा है और ए प्लस से भी बड़ा है और ए माइनस से बड़ा है, ये कौन सा पॉइंट होगा? लोकल मैक्सिमम। क्यों? तो एफ ऑफ ए जो होगा वो एफ ऑफ ए प्लस से बड़ा है और एफ ऑफ ए जो होगा वो एफ ऑफ ए माइनस से भी बड़ा है, तो ये लोकल मैक्सिमम हो गया। कहने का मतलब ये है कि भाई आप लोगों को लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम उस पॉइंट पर भी मिल सकते हैं जहां पर फंक्शन कंटिन्यूस ना हो, और कंटिन्यूस नहीं होगा तो ऑब्वियसली डिफरेंशिएबल नहीं होगा। ठीक है, तो कोई अगर हमें पूछे कि हमें मैक्सिमम मिनिमम पॉइंट कहाँ मिलता है, तो मैक्सिमम मिनिमम पॉइंट आपको स्टेशनरी पॉइंट पे नहीं मिलता है, मैक्सिमम मिनिमम पॉइंट मिलता है आपको क्रिटिकल पॉइंट पे। मैक्सिमम मिनिमम कहाँ मिलता है? आपको क्रिटिकल पॉइंट पे मिलता है। अब मैक्सिमम बच्चों को यही होता है कि क्रिटिकल पॉइंट वही होता है जिसका जहां पर डिफरेंशिएशन 0 होता है, बट वो क्रिटिकल पॉइंट में दो सिर्फ स्टेशनरी पॉइंट होते हैं। क्रिटिकल पॉइंट में 3 अलग अलग टाइप के पॉइंट होते हैं। क्रिटिकल पॉइंट किसको बोला जाता है? क्रिटिकल पॉइंट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ या इज ए सेट ऑफ दोज पॉइंट्स वेयर एफ ऑफ एक्स डज नॉट एग्जिस्ट। एफ ऑफ एक्स डज नॉट एग्जिस्ट मतलब जहां पर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है इनडायरेक्टली, जहां पर एफ ऑफ एक्स डिसकंटिन्यूअस, राइट, जहां पर एफ ऑफ एक्स का एग्जिस्टेंस नहीं है, इनडायरेक्टली डिसकंटिन्यूअस पॉइंट। ये क्रिटिकल पॉइंट में इंक्लूड होता है। सेकंड, एफ डेफ ऑफ एक्स डज नॉट एग्जिस्ट। एफ डेफ ऑफ एक्स डज नॉट एग्जिस्ट का मतलब क्या है कि फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है उस पर्टिकुलर पॉइंट पर। एफ डेफ ऑफ एक्स कब एग्जिस्ट नहीं करता? जब वो नॉन डिफरेंशिएबल होगा। तो डिसकंटिन्यूअस पॉइंट, नॉन डिफरेंशिएबल पॉइंट, ये भी क्रिटिकल पॉइंट का ही पार्ट हुआ। और तीसरा, व्हेन एफ डेफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0, जिसको हम स्टेशनरी पॉइंट बोलते हैं, वो क्रिटिकल पॉइंट का एक सबसेट है। तो ये आपको एंट्रेंस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पता रखना है कि ऐसा नहीं कि सिर्फ मैक्सिमम मिनिमम वही मिलता है जहां पर डिवाइडेड 0 बनता है। मैक्सिमम मिनिमम हर जगह पर मिल सकता है जहां पर फंक्शन किस कंडीशन को बस सेटिस्फाई करे, अपनी नेबरहुड वैल्यू से सबसे छोटा हो या अपने नेबरहुड वैल्यू से सबसे बड़ा। और कोई पूछे कहाँ मिलता है तो क्या बोलेंगे अपने? क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट में कौन कौन आते हैं? जहां पर एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट नहीं करता मतलब डिसकंटिन्यूअस है, जहां पर एफ डेफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट नहीं करता मतलब नॉन डिफरेंशिएबल, और जहां पर एफ डेफ ऑफ 0 वहां तो भी नहीं करता है, जिसको हम स्टेशनरी पॉइंट बोलते हैं। ये तीनों का जो कॉम्बिनेशन बनता है उसको क्या बोलते हैं? क्रिटिकल। क्लियर?
तो ये आप ध्यान में रखोगे, इस वर्ड का मतलब ध्यान में रखोगे, ये आप लोगों को एंट्रेंस में कुछ में या बोर्ड जेडब्ल्यू में आप लोग को पूछ सकते हैं। बोर्ड के एमसीक्यू में तो मुझे नहीं लगता पूछेंगे इस लेवल का, बट एंट्रेंस में आपको पूछ सकते हैं। फिर ये फर्स्ट ऑर्डर टेस्ट और सेकंड ऑर्डर टेस्ट का जियोमेट्रिकल एप्लीकेशन क्या है। फर्स्ट ऑर्डर टेस्ट का तो सबको पता है कि फर्स्ट ऑर्डर टेस्ट बहुत कुछ काम कर देता है। जियोमेट्रिकल अगर देखा जाए तो डी बाई बाई डी एक्स क्या करता है, टेंजेंट का स्लोप देता है। पहले सबसे पहले काम क्या करता है, टेंजेंट का स्लोप देता है। रेट ऑफ चेंज तो देता ही देता है, बट जियोमेट्रिकली क्या करता है, तो स्लोप देता है। किसका स्लोप देता है, टेंजेंट का स्लोप देता है। दूसरा, वो अपने कर्व का बिहेवियर बताता है, कहाँ इंक्रीज होगा कहाँ डिक्रीज होगा, उसकी टेंडेंसी कैसी होगी, कहाँ पर इंक्रीज होगा कहाँ पर डिक्रीज होगा। डबल डिफरेंशिएशन क्या करता है, डबल डिफरेंशिएशन क्या करेगा। एक तो ये बोल सकते हैं सर डीवाई बाई डी एक्स कहाँ इंक्रीज होगा कहाँ डिक्रीज होगा बताएगा। तो डीवाई बाई डी एक्स कौन कहाँ इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा बताएगा, ओरिजिनल फंक्शन ना, वाई कहाँ इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा बताएगा। डबल डिफरेंशिएशन किसका इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग बताएगा, डीवाई बाई डी एक्स का। मतलब अगर मुझे कोई पूछे कि मेरा स्लोप कहाँ इंक्रीज हो रहा है वो मुझे जानना है, तो मुझे किसको पॉजिटिव लेना पड़ेगा, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स को, क्योंकि स्लोप पहले डीवाई बाई डी एक्स को स्लोप देगा, उसको ग्रेटर देन जीरो से कुछ नहीं पता चलेगा। डीवाई बाई डी एक्स का भी क्या आएगा आपको, स्लोप। अगर आपको मैक्सिमम स्लोप फाइंड करना है तो आप डीवाई बाई डी एक्स को जीरो से इक्वेट मत करके आ जाना। मैक्सिमम स्लोप चाहिए तो आपको किसको जीरो के साथ इक्वेट करना पड़ेगा, डबल डिफरेंशिएशन। डीवाई बाई डी एक्स का स्लोप आया है, जिस फंक्शन का मुझे मैक्सिमम मिनिमम या टेंडेंसी जानना है तो उसका डिफरेंशिएट करोगे ना, तो आप उसका जब वापस डिफरेंशिएट करोगे तो डबल डिफरेंशिएशन मिलेगा, उससे आपको मैक्सिमम स्लोप या मिनिमम स्लोप या स्लोप कहाँ इंक्रीज हो रहा है कहाँ डिक्रीज हो रहा है पता चलेगा। सही है, ये तो हो गया डबल डिफरेंशिएशन का इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वाला पार्ट। बट इसका ओरिजिनल फंक्शन के कंपेयर में डबल डिफरेंशिएट क्या करके देता है, डीवाई बाई डी एक्स का टेंडेंसी ढूंढ के देता है, बट वाई का क्या करके देता है, वाई के साथ इसका ज्योमेट्रिक एप्लीकेशन क्या है डबल डिफरेंशिएशन का। तो आपने अगर ये क्यों ऐसा हुआ था कि अगर इसको समझा होगा तो आपने डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर लेस देन जीरो हुआ, डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन जीरो हुआ, ये हमने डिराइव किया था। जब मैं डिराइव कर रहा था तो आपको डिराइव करके दिया था कि भाई अगर मेरे पास फंक्शन अगर ऐसा हो है ना, इसमें फिर हमने टेंजेंट बनाए थे, तब जाके मैं पता चला था कि भाई जब मैं डबल डिफरेंशिएशन सॉरी फर्स्ट डिफरेंशिएशन अप्लाई कर रहा हूँ तो फर्स्ट की इनइक्वालिटी चेंज हो रहा था। तो थोड़ा बहुत डेरिवेशन पूरा याद है, तो क्या हो रहा था कि x1 लेस देन x2 लिया था, उसमें जब डिफरेंशिएशन अप्लाई किया था तो हमारी इनइक्वालिटी चेंज हो गई थी। इनइक्वालिटी चेंज क्यों हुई थी, क्योंकि डीवाई बाई डी एक्स डिक्रीजिंग फंक्शन बन रहा था। डीवाई बाई डी एक्स डिक्रीजिंग फंक्शन बन रहा था तो उसका डिफरेंशिएशन को क्या होना पड़ेगा, लेस देन जीरो। करेक्ट, ये जो कर्व होता है ना, ये वाला कर्व, राइट, ये वाला कर्व को बोलते हैं कॉन्केव डाउनवर्ड। तो कौन सा कर्व बोलते हैं, कॉन्केव डाउनवर्ड विथ टेंडेंसी इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग कॉन्केव डाउनवर्ड। इंक्रीज तो हो ही रहा है, बट कर्व का शेप कैसा है, कॉन्केव डाउनवर्ड। डीवाई बाई डी एक्स से मैं एग्जैक्ट ग्राफ नहीं बना सकता। डीवाई बाई डी एक्स के पास मुझे ये पता चलता है कि हमारा ग्राफ कहां से कहां तक इंक्रीज होगा और कहां से कहां तक डिक्रीज होगा। अगर मुझे ग्राफ बनाना है तो मैं सिर्फ डीवाई बाई डी एक्स का ग्राफ नहीं बना सकता। मुझे ग्राफ एग्जैक्ट ग्राफ बनाने के लिए मुझे दो चीजें चाहिए, एक डीवाई बाई डी एक्स को चाहिए और एक डबल डिफरेंशिएशन भी चाहिए, जिससे आपको कर्व का शेप पता चलता है वो कैसा चलता है, राइट। कॉन्केव डाउनवर्ड, इसको इंक्रीजिंग कॉन्केव डाउनवर्ड बोलेंगे। कॉन्केव डाउनवर्ड डिक्रीजिंग भी होता है, कॉन्केव डाउनवर्ड डिक्रीजिंग होता है। जैसे ये अगर शेप है तो इसको बोलते हैं कॉन्केव डाउनवर्ड, बट कैसा, डिक्रीजिंग। ये दोनों केस में ये ऐसे समझ लो ना कि ये जो अपना ग्राफ होता है, ऐसा ग्राफ जो अपने बनाते हैं, तो ग्राफ जब मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करने के लिए बनाता हूँ, ऐसा ग्राफ बना देता हूँ आपके साथ। तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये कर्व कैसा है, ये कॉन्केव डाउनवर्ड है बट इंक्रीजिंग है, ये कॉन्केव डाउनवर्ड है बट डिक्रीजिंग। और यहाँ पर आप लोगों को कौन सा पॉइंट मिलता है, लोकल मैक्सिमम। तो कॉन्केव सॉरी कॉन्केव डाउनवर्ड विथ इंक्रीजिंग हो या कॉन्केव डाउनवर्ड विथ डिक्रीजिंग हो, इन बोथ द केसेस आपका डबल डिफरेंशिएशन जो होता है वो आप लोगों को कैसा मिलता है, लेस देन जीरो।
लोकल मैक्सिमम पॉइंट कहाँ मिलता है आपको, जब डबल डिफरेंशिएशन आपको क्या मिलता है, लेस देन जीरो। डबल डिफरेंशिएशन का काम होता है वो आपको ग्राफ का सेट बताना है, राइट। डिस्कवर वाले ये तो लेस देन जीरो है ना, जिसके लिए तो आपको समझ जाने का, अगर मेरा डबल डिफरेंशिएशन अगर लेस देन जीरो आ रहा है तो कॉनकेव डाउनवर्ड ग्राफ जैसा होगा, तो कॉनकेव डाउनवर्ड ग्राफ जैसा होगा। फिर ये वाला ग्राफ इंक्रीजिंग है, जैसे एक बढ़ा तो वैसे आपका वाई भी बढ़ रहा है, पर इसको बोलेंगे कैसे, कॉनकेव अपवर्ड। तो कौन सा शेप है, कॉनकेव अपवर्ड। और ऐसा शेप कहाँ बना होगा, यहाँ बना होगा। आप जब यहाँ पर बना रहे होंगे तो ये बना होगा ना आपका, तो आपका कॉनकेव अपवर्ड यहाँ बन रहा है, तो कॉनकेव अपवर्ड विथ इंक्रीजिंग, ये कॉनकेव अपवर्ड हुआ इसके साथ, इंक्रीजिंग के साथ, करेक्ट है नहीं। कॉनकेव अपवर्ड हुआ तो वैसे आप लोगों का कॉनकेव डाउनवर्ड भी हो सकता है, तो कॉनकेव कॉनकेव अपवर्ड इंक्रीजिंग हुआ तो कॉनकेव अपवर्ड डाउनवर्ड में जैसे हुआ ना, इंक्रीजिंग भी हो सकता है और डिक्रीजिंग भी हो सकता है, टेंडेंसी कुछ भी हो सकता है। तो वैसे ही कॉनकेव अपवर्ड में भी इंक्रीजिंग हो सकता है और डिक्रीजिंग भी हो सकता है। तो कॉनकेव अपवर्ड में अगर इंक्रीजिंग होगा, अगर जैसे इंक्रीजिंग का है तो डिक्रीजिंग का ग्राफ कैसा होगा, उनके अपवर्ड में डिक्रीजिंग का कैसे ग्राफ कैसा होगा। अपवर्ड डिक्रीजिंग में पता चलता है इसका मुंह अंदर की तरफ खुलता है, इसका मुंह बाहर की तरफ खुलता है, सही है। इनफैक्ट आप ऐसे भी ध्यान रखते हो, सबसे इजी तरीका बताता हूं। हम लोगों ने पैराबोला पढ़ा है, अपवर्ड पैराबोला, डाउनवर्ड पैराबोला। क्यों अपवर्ड और डाउनवर्ड बोलते हैं, क्योंकि अपवर्ड पैराबोला में ऐसा होता है कि इसका जो शेप होता है, अगर स्टैंडर्ड पैराबोला अगर ड्रॉ करें कैसा होता है, तो यहाँ पर भी एक कॉनकेव कैसा है, अपवर्ड, इसका मुंह बाहर की तरफ खुल गया, और यहाँ पर भी ये पर कैसा ग्राफ हुआ, कॉनकेव अपवर्ड भी डिक्रीजिंग। ये कौन सा ग्राफ हुआ, कॉनकेव अपवर्ड भी इंक्रीजिंग, है ना। तो आप लोगों का कॉनकेव अपवर्ड विथ डिक्रीजिंग, और जब भी कॉनकेव अपवर्ड होगा तो आपका डबल डिफरेंशिएशन को क्या होना पड़ता होगा, पॉजिटिव, क्योंकि कॉनकेव अपवर्ड होगा तो कहां से पास होता होगा, लोकल मिनिमम पॉइंट से पास होता होगा। लोकल मिनिमम के लिए डबल डिफरेंशिएशन को क्या होना पड़ता होगा, ग्रेटर देन। तो डबल डिफरेंशिएशन से हमें क्या पता चलता है, डबल डिफरेंशिएशन से हमें यह पता चलता है कि हमारा ग्राफ का शेप कैसा होगा। मतलब अगर मुझे डिवाइडेड पता है और मेरे को एग्जैक्टली डिस्क्रिमिनेट पता है तो मैं पूरा ग्राफ एज इट इज बना सकता हूँ जैसा बनना चाहिए। जैसा अगर मैं आपसे पूछूं, एग्जांपल देता हूँ, मैं आपको बोलूं कि y इक्वल एक्स क्यूब का ग्राफ बनाना, तो हम सब लोगों को पता है कि y इक्वल एक्स क्यूब का ग्राफ ओरिजिन से पास होता है, क्योंकि कॉन्स्टेंट तो कहां से पास होगा, ओरिजिन से पास होगा। जब ओरिजिन से पास होगा तो ओरिजिन से तो बहुत सारी तरीके से ग्राफ बना सकता हूँ मैं। ओरिजिन से ग्राफ मेरा ऐसा हो सकता है, ओरिजिन से मेरा ग्राफ ऐसा भी हो सकता है। आपको कैसे पता, ये दोनों ओरिजिन से पास हो रहा है, आपको कैसे पता ये एक्स क्यूब है या एक्स क्यूब है, ये तो ग्राफ रट के डाउन तो बात अलग है। उन्हें कैसे पता चलेगा कि ये एक्स क्यूब का ग्राफ होगा कि ये एक्स क्यूब का ग्राफ होगा, क्योंकि दोनों में हो रहा है, इसमें 0 और 1 के बीच में इंक्रीज हो रहा है, इसमें 0 और 1 के बीच में इंक्रीज हो रहा है। तो 0 और 1 के बीच में इसमें सब में क्या होगा, अगर ये 0 और 1 है तो 0 और 1 के बीच में आप जैसे जैसे x बढ़ाते जा रहे हो तो आपकी वैल्यू कैसी होनी चाहिए, डिक्रीज क्या हो रहा है, ज्यादा कम से क्या होता है, इंक्रीज हो रहा है। पर वो कैसे पता चलेगा, ग्राफ से थोड़ी ना पता चलेगा। देखिए ये पता चलता है आपको डबल डिफरेंशिएशन, वरना नहीं पता चलता, वरना पता ही नहीं चलता कि आपका शेप कैसा होगा, वो पता चलता आपको डबल डिफरेंशिएशन। मैं एग्जैक्टली जब ग्राफ बनाना होता है तो मैं दो चीजें कर लेता हूँ अपने माइंड में, एक उसका फर्स्ट डिफरेंशिएट करके ये पता कर लेता हूँ कहाँ इंक्रीज होगा कहाँ डिक्रीज होगा, फिर उसका डबल डिफरेंशिएट कर लेता हूँ और ये पता कर लेता हूँ कहाँ पर ग्रेटर देन जुड़ेगा कहाँ लेस देन जुड़ेगा। मैं इसका फर्स्ट डिफरेंशिएशन किया, डिवाइडेड किया है,
3x स्क्वायर इसलिए पता चल गया कि ऑलवेज ग्रेटर देन 0 ये हमेशा इंक्रीज होगा। चलिए इतना चेक कर लिया। फिर उसके बाद मैं ये चेक कर लेता हूँ कि इसका डबल डिफरेंशियल क्या है। इसका डबल डिफरेंशियल क्या है 6x। अब इसका डबल डिफरेंशियल अगर 6x आया तो मुझे पता चल गया कि अगर x लेस देन 0 होगा तो d स्क्वायर बाय dx स्क्वायर नेगेटिव में जाएगा, और अगर x ग्रेटर देन 0 होगा तो d स्क्वायर बाय dx स्क्वायर पॉजिटिव में जाएगा। और फिर मुझे ये पता है कि अगर d स्क्वायर बाय dx स्क्वायर अगर नेगेटिव में गया तो अभी जो मैंने समझा उसके हिसाब से d स्क्वायर dx स्क्वायर अगर नेगेटिव में जाएगा तो कैसा ग्राफ बनेगा, कॉनकेव डाउनवर्ड बनेगा। मतलब नेगेटिव वैल्यू में वो कॉनकेव डाउनवर्ड बनाता होगा, पॉजिटिव वैल्यू में कॉनकेव अपवर्ड बनाता होगा, क्योंकि d स्क्वायर बाय dx स्क्वायर कितनी वैल्यू आ रही है ग्रेटर देन 0। तो मुझे बताओ ये जो नेगेटिव वैल्यू है ये जो शेप है ये कॉनकेव डाउनवर्ड का है कि कॉनकेव अपवर्ड का है, कॉनकेव अपवर्ड का है, जबकि बनना क्या चाहिए था ये ग्राफ गलत है, ये सही ग्राफ। यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू में कॉनकेव डाउनवर्ड हुआ और पॉजिटिव वैल्यू में कॉनकेव अपवर्ड। आ रहा है समझ में? तो आप एग्जैक्टली अपना ग्राफ का शेप कैसा बनेगा वहां से आप लोग अपना बता पाओगे कि कॉनकेव डाउनवर्ड होगा या कॉनकेव अपवर्ड। तो एक एग्जांपल देते हैं, साइन इनवर्स एक्स। साइन इनवर्स एक्स का भी ग्राफ आता है अपने को, साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ। साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ भी कहां से पास होता है, ओरिजिन से कहां से कहां तक होता है, -π/2 से +π/2 तक होता है, ये उसकी रेंज है ना, और डोमेन -1 से +1। अब वो भी हमें पता है कि भाई कहां से पास होगा, ओरिजिन से पास होगा, साइन 0 0 होता है। पर उसमें भी कैसे, और ये भी पता है कि भाई वो जाएगा -1 से लेके 1 तक, और यहाँ पर जाएगा π/2 से और यहाँ पर जाएगा -π/2 पे। 1 पे वो π/2 देने वाला है, -1 पे वो -π/2 देने वाला है, ओरिजिन पे ओरिजिन देने वाला है। बस इसके बीच में ग्राफ रहने वाले पता है, राइट। और इसका शेप कैसे होगा, तो पहले इसकी टेंडेंसी अगर देखा जाए तो dy/dx इसका डिफरेंशिएशन 1/√1 - x²। किसी का रूट कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है, तो dy/dx ऑलवेज ग्रेटर देन 0। तो क्या पता चलेगा इसकी इंक्रीजिंग है, ये कभी डिक्रीज होने नहीं वाला है, बट इससे हमें इसका एग्जैक्ट ग्राफ नहीं पता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसका डबल डिफरेंशिएशन। जब मैं इसका डबल डिफरेंशिएशन करूंगा, किसका डबल डिफरेंशिएशन, 1 - x² का पावर -1/2 का ऊपर देगा तो -1/2 होगा, तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, -1/2 into 1 - x² का पावर -3/2 into 2x, सॉरी -2x, -1 प्लस कर ले, -2 रहेगा ये 2 और 2 कैंसल, ऊपर x बचा, नीचे 1 - x² का पावर 3/2। ये डबल डिफरेंशिएशन है। इस डबल डिफरेंशिएशन के हिसाब से अगर आप x अगर ग्रेटर देन 0 होगा तो फंक्शन कैसा होगा, मतलब डबल डिफरेंशिएशन क्या होगा, ये तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, रूट है ना, 1 - x² का पावर 3/2 का मतलब क्या हुआ, 1 - x² का क्यूब का स्क्वायर रूट, वो तो नेगेटिव हो ही नहीं सकता। तो सब कुछ किस पे डिपेंड करता है, x पे। x नेगेटिव तो डबल डिफरेंशिएशन भी नेगेटिव। तो अगर x नेगेटिव में अगर आपका डबल डिफरेंशिएशन अगर नेगेटिव आ रहा है, x नेगेटिव में अगर आपका डबल डिफरेंशिएशन नेगेटिव आ रहा है, तो वहां पर उसका ग्राफ कैसा होगा, कॉनकेव अपवर्ड या कॉनकेव डाउनवर्ड, कॉनकेव डाउनवर्ड। और एक ग्रेटर देन 0 में डबल डिफरेंशिएशन क्या आएगा, कॉनकेव अपवर्ड। तो पहले कॉनकेव डाउनवर्ड आएगा, फिर कॉनकेव अपवर्ड आएगा, तो कॉनकेव डाउनवर्ड आएगा, जैसा होगा कॉनकेव डाउनवर्ड, है ना, और यहाँ से फिर कॉनकेव अपवर्ड हो जाएगा। ये मैं जैसे एग्जांपल दे रहा हूँ कि आपका डबल डिफरेंशिएशन को कैसे यूज करोगे, है ना। आगे जाके आपको ग्राफ वगैरह बनाना होगा कहीं पर भी, फिर वो कैलकुलस के कोई क्वेश्चन में हो, एरिया वगैरह आएंगे तो ग्राफ एग्जैक्ट बनाने होंगे, तब आपको डबल डिफरेंशिएशन की जरूरत पड़ सकती है। तो उसका आप कैसे हेल्प लोगे वो बस मैं आपको बताएंगे। और आप पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन जो होता है ना उसको एक और तरीके से डिफाइन कर सकते हो। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन एग्जैक्टली वहां बनता है, मैंने क्या सिखाया था आपको, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हम किसको बोलते हैं, जहां पर dy/dx 0 बनता है, बट कर्व ऑफ टेंडेंसी
चेंज नहीं करते। एक ऐसा पॉइंट कि जहाँ पर dy by dx 0 बना, मतलब एक ऐसा पॉइंट कि जहाँ पर टेंजेंट बन रहा है बट कर्व को टच नहीं करता, वो इंटरसेक्ट करता है, राइट। इनडायरेक्टली पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आपको एग्जैक्टली वहां मिलता है जहां पर कर्व की कॉन्केटिविटी चेंज होती है, कर्व की कॉन्केटिविटी चेंज होती है। जैसे ये एक्स क्यूब है जो आपको पता है, उसकी बात है, ये एक्स क्यूब है, इसमें पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन नहीं है, मैक्सिमम मिनिमम पॉइंट। इस y को एक्स क्यूब में लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम पॉइंट होगा कोई? अच्छा, कौन से फंक्शन ऐसे होते हैं जिसके लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम नहीं होते? तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या ये कैसा फंक्शन है? y को एक्स क्यूब कैसा फंक्शन है? तो क्या इसका लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम होगा? तो लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम नहीं होगा, तो फिर इसमें क्या होगा? इसमें पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा। आपने इसका फर्स्ट डिफरेंशिएट किया 3x पे, राइट। इसका सेकंड डिफरेंशिएट 3x को फिर हमने किसके साथ इक्वेट किया होगा? 0 के साथ। x इक्वल टू 0 मिला, ये क्या मिला आपको? स्टेशनरी पॉइंट। पर उस पॉइंट पर आपकी कर्व की टेंडेंसी चेंज नहीं हुई, तो हमने डबल डिफरेंशिएट किया 6x, उसमें जब x को 0 रखा तो आपका आंसर कितना है? तो सब पहले आपकी वो दरवाजा खोल देता है कि इसका पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हो सकता है। इस तरह अगर पॉजिटिव नेगेटिव देते हैं तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन की बात ही नहीं है, तो फिर लोकल मैक्सिमम में लोकल मिनिमम की बात हो रही होगी। एक आपने पहली कंडीशन को ओपन किया, इसने डिस्कर्विटी x पर इक्वल टू 0 आया, तो हम क्या करते हैं? दो तरीके से करते हैं, या तो नंबर लाइन, या तो फिर तब तक डिफरेंशिएट करते हैं जहां पर कांस्टेंट वैल्यू नहीं मिल रहा। कांस्टेंट आ गया, फिर देखते हैं कि वो कांस्टेंट वैल्यू कहां मिल रहा है, कहां मिला? ऑड ऑर्डर ऑफ डिफरेंशिएशन में मिला, तो 0 जो है वो कौन सा पॉइंट है आपका? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। और ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बने फिर आपका। और इस पॉइंट पर आप देखो तो कर्व ने अपनी कॉन्केटिविटी चेंज की, टेंडेंसी चेंज नहीं किया, तो टेंडेंसी चेंज कर भी नहीं सकता है, इसलिए पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन नाम है उसका। बट उसने वहां पर क्या चेंज किया? कॉन्केटिविटी। ये कंसेप्ट है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आपके बिहेवियर को चेंज नहीं कर सकता, अपनी टेंडेंसी को चेंज नहीं कर सकता, पर वो आपकी कॉन्केटिविटी को चेंज करता है। पहले उसकी कॉन्केटिविटी कैसे थी? कॉन्केव डाउनवर्ड, है ना। 6x में लेस देन 0 होगा तो डबल डिफरेंशिएट नेगेटिव आ रहा था, डबल डिफरेंशिएट नेगेटिव है तो कौन सा ग्राफ हुआ? कॉन्केव। ये तो ग्राफ ही गलत है, कॉन्केव डाउनवर्ड। फिर जैसे 0 पे आया तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन था ना, अरे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बनेगा तो वापस कॉन्केटिविटी चेंज हुई, कॉन्केव अपवर्ड, करेक्ट। समझ आएगी ना? तो फिर अब वापस पूरे को समराइज कर देता हूँ जितना हमने डिस्कस किया। dy by dx जब पॉजिटिव से नेगेटिव जाता है, dy by dx जब पॉजिटिव से नेगेटिव जाता है या नेगेटिव से पॉजिटिव जाता है, तो कौन सा पॉइंट देता है? लोकल मैक्सिमम या लोकल मिनिमम। और डबल डिफरेंशिएशन जब पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाता है या नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाता है, तो कौन सा पॉइंट देता है? डबल डिफरेंशिएशन पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाने का क्या मतलब है? वापस dy by dx पॉजिटिव से नेगेटिव गया, उसका मतलब समझा। dy by dx जब पॉजिटिव था तो कर्व की टेंडेंसी कैसी थी? इंक्रीज। फिर dy by dx नेगेटिव की तरफ गया, डिक्रीज हुआ। मतलब कर्व ने क्या किया? अपना बिहेवियर चेंज किया। पर क्या चेंज किया? बिहेवियर चेंज किया, अपनी टेंडेंसी चेंज की। तो dy by dx जब अपनी साइन चेंज करता है पॉजिटिव से नेगेटिव या नेगेटिव से पॉजिटिव, तो अपनी टेंडेंसी चेंज करता है। डबल डिफरेंशिएशन जब पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाता है तो क्या चेंज करता है? अपनी कॉन्केटिविटी चेंज करता है। डिस्कर्विटी एक्सिस जब पॉजिटिव था तो क्या बना था? कॉन्केव अपवर्ड। और डबल डिफरेंशिएशन जब नेगेटिव में गया तो क्या हुआ? कॉन्केव डाउनवर्ड। तो उसने अपनी क्या चेंज किया? कॉन्केटिविटी चेंज किया। dy by dx जब अपनी साइन चेंज करेगा तो कॉन्केव अपनी टेंडेंसी बदलेगा, है ना। प्लस टू माइनस गया, माइनस टू प्लस गया, तो इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग। ये फर्स्ट डिफरेंशिएशन की बात हुई। डबल डिफरेंशिएशन जब अपनी साइन चेंज करेगा पॉजिटिव से नेगेटिव या नेगेटिव से पॉजिटिव, तो क्या करेगा? अपनी कॉन्केटिविटी चेंज करेगा। और जहां पर आपकी कॉन्केटिविटी चेंज हो वो आपका पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ठीक है। और जहां पर टेंडेंसी चेंज होगा वो आपका लोकल मैक्सिमम या लोकल मिनिमम पॉइंट होगा।
और ओरिजिनल फंक्शन एफ ऑफ एक्स जब अपनी साइन चेंज करेगा पॉजिटिव से नेगेटिव या नेगेटिव से पॉजिटिव, तो वो अपने को रूट देगा। मैं प्लस टू माइनस गया तो एफ को कट करके तो गया होगा, एफ ऑफ एक्स साइन चेंज करेगा तो रूट्स मिलेगा, डिवाइडेड या साइन चेंज करेगा तो टेंडेंसी पता चलेगा, और डबल डिफरेंशिएशन साइन चेंज करेगा तो कॉन्केटिविटी पता चलेगा। ये आप दिमाग में सेट कर लो, उससे काफी सारे क्वेश्चन आपको बन जाएंगे। ये है इक्वल नोट डाउन कर लीजिए। लैंग्वेज में लिखो, इसके पढ़ो तो वापस पता चला।
जब नोट डाउन हो जाएगा तो आप लोग डीपीपी निकालिएगा, लास्ट वाली मैक्सिमम मिनिमम चीजें। इसमें सबसे पहले आप लोगों को करना है क्वेश्चन नंबर 34। रिपोर्ट कर दो ना, इसका डिफरेंशिएट करना है, इसका करना है वॉल्यूम का। किसके वॉल्यूम का? बॉक्स के। बॉक्स का वॉल्यूम क्या होता है? बॉक्स का वॉल्यूम क्या होता है? एलबीएस। तो मुझे एलबीएस का डिफरेंशिएट करना है। वो बॉक्स बनाने के बाद गिवन क्या है? क्या दिया हुआ है? क्या दिया हुआ है? दिया हुआ है, दिया हुआ है गिवन क्वांटिटी ऑफ एरिया S²। तो जो S² वो क्या है? उस बॉक्स के लिए क्या है? टोटल सरफेस एरिया। मैं उसी कार्डबोर्ड को, उसी प्लाई को काट कूट के आप क्या बना रहे हो? बॉक्स बना रहे हो ना। तो बॉक्स का सरफेस एरिया S² के बराबर दिया हुआ है। पर ध्यान रखना, बॉक्स
ओपन बॉक्स में देखोगे तो ओपन बॉक्स होगा तो वॉल्यूम को फर्क नहीं पड़ता, ऊपर का ढक्कन हो या ना हो मेरी कैपेसिटी उतनी रहेगी, बट सरफेस एरिया को तो फर्क पड़ता है ना। बॉक्स का सरफेस एरिया कितना, बॉक्स में लेकिन होता है ना टोटल जो है पर वो बॉक्स में तो अलग अलग कुछ होता ही नहीं, तो बॉक्स का सरफेस एरिया क्यूबॉइड का सरफेस एरिया मतलब क्या होता है, वाइट ऑफ एल बी प्लस बी एस प्लस एल एस, एकदम सही। तो वाइट ऑफ एल बी प्लस बी एस प्लस एल एस, पर अगर ओपन होगा तो देखो ना, अगर आप लोग बॉक्स का अगर आप लोग ये आपका बॉक्स होता है, ये है ना बॉक्स आपका, इसमें ये बी ये, तो बॉक्स का एरिया अगर क्लोज बॉक्स होगा तो उसका एरिया हम लोगों को पता है कि क्लोज बॉक्स का जो एरिया होगा किसके बराबर होता है, ट्वाइस ऑफ एल बी प्लस बी एस प्लस एल एस। क्यों ट्वाइस, क्योंकि हर चीज दो है, बॉटम टॉप, तो बॉटम का एरिया कितना एल बी, तो ऊपर भी तक एल बी होगा, दो साइड होंगे, साइड का एरिया बी एच, तो यहाँ पर भी बी एच, बॉक्स होगा तो टॉप बॉटम दो साइड और एक फ्रंट फेस और एक बैक फेस, तो फ्रंट और बैक का एरिया कितना एल एच। तो ओपन बॉक्स होगा तो क्या कम हो जाएगा, एल बी कम हो जाएगी, तो टॉप है ही नहीं, एल बी कम हो जाएगा, तो ओपन बॉक्स होगा तो आपका एरिया क्या होगा, एल बी प्लस ट्वाइस ऑफ बी एच प्लस, ठीक है। अब इसके अंदर उन्होंने और एक वर्ड मेंशन किया, स्क्वायर, तो स्क्वायर बेस दिया, इसका मतलब क्या होगा, एल और बी भी सेम है, तो स्क्वायर बेस होने की वजह से आपका एल और बी भी सेम है, तो ये एल स्क्वायर हो गया, ये एल एच हो गया, ये एल एच हो गया, तो 2ls प्लस 3×2, तो ये गिवन है। एक बार मुझे क्वेश्चन में ये पता चल जाता है क्या गिवन है और किसका डिफरेंशिएट करना है, तो डिफरेंस एल बी है जिसमें एल और बी सेम है, एल और बी सेम दिया हुआ है, तो क्या हो जाएगा, किसका डिफरेंशिएट, तो वही जाने वाला है, किसको हटा दोगे, एच को या एल को, किसको हटाना ज्यादा इजी है, एच, क्या होगा ए माइनस एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4s, तो एल बी एक बार कट, तो 1/4 ए एल माइनस एल क्यू, इसकी जगह पर क्या किया, ए माइनस एल स्क्वायर बाई 4s, अब इस b का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू l, तो 1/4 कांस्टेंट a माइनस 3l स्क्वायर इक्वल टू 0, तो a कितना आ गया आपका 3l स्क्वायर, और वो एरिया क्वेश्चन में s स्क्वायर के बराबर दिया हुआ है, वो अभी तक मैंने लिया नहीं, तो बाद में लूंगा। स्मॉल a के कमल कैपिटल ए कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, s स्क्वायर, ये गिवन है आपका, है ना, कार्डबोर्ड का एरिया आपको दिया हुआ है, तो मुझे लास्ट में एक रिलेशन मिला 3l स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर, डबल डिफरेंशिएशन करके ये पता कर लेता हूँ मैक्सिमम में मिनिमम में 1/4 कांस्टेंट, a का डिफरेंशिएट 0 माइनस 3l स्क्वायर का माइनस 6l माइनस में आ गया, तो लेस देन 0 हो गया, ये पता चल गया कि मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ बॉक्स, मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ बॉक्स व्हेन s स्क्वायर इज इक्वल टू 3l स्क्वायर। आपको फाइनली इस बॉक्स का वॉल्यूम चाहिए और ऑब्वियसली कि a के टर्म्स में चाहिए क्योंकि हमने अज्यूम किया है, तो ठीक है ना, v आपका क्या है l स्क्वायर h, l स्क्वायर की जगह पर क्या रख लोगे, s स्क्वायर बाई 3 है ना, l स्क्वायर तो क्या हो जाएगा s स्क्वायर बाई 3, और h क्या हो जाएगा, h की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, यहाँ से आपको h मिलेगा, h क्या था s स्क्वायर माइनस l स्क्वायर अपॉन 4l, सही है, और l स्क्वायर की जगह पर क्या रख लूंगा s स्क्वायर बाई 3, s स्क्वायर माइनस s स्क्वायर बाई 3 अपॉन 4 इंटू a बाई रूट 3, कैसे a बाई रूट 3,
भाई 3l² अगर s² है तो l कितना होगा, l² कितना होगा, s²/3, तो l कितना होगा, a/√3। बाकी h आपको यहाँ से मिल जाएगा, s² - s²/3 तो 2a²/3, ये √3 भी ऊपर जाएगा, डिवाइड बाय 4 है, a एक बार कट, 2 × 4, तो आपको फाइनली h क्या मिल रहा है अगर देखा जाएगा तो a/2√3, a/2√3 आएगा ना, ये √3/3 अगर तो कट होगा तो नीचे √3 आएगा, 2 ऑलरेडी है नीचे, तो यहाँ पर पुट कर लो h की जगह पर a/2√3, तो फाइनली हमें v मिल रहा है a³/6√3, जो आप लोगों को प्रूव करना है। ये प्रूव करना था कि मैक्सिमम वॉल्यूम कब आएगा, जब उसका कब आएगा तो पता चला कि जब l² जो होगा 3l² के बराबर होगा, l² जो होगा s²/3 के बराबर होगा, उसको फिर सब्स्टिट्यूट करके आना है। 34 के ठीक ठाक क्वेश्चन है। फिर आ जाओ लास्ट के तीनों क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 61। वैसे क्वेश्चन नंबर 61 का मतलब किसी को भी आइडिया दे क्या करना है। तो गिवन क्वांटिटी ऑफ मेटल is to be cast into a solid half cylinder with rectangular base and semicircular end, so that in order that the total surface area may be minimum, the minimum word मिल गया किसके लिए, टोटल सरफेस एरिया, तो मुझे टोटल सरफेस एरिया का डिफरेंशिएट करना है। बाकी जो पीछे दिया हुआ द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ द सिलेंडर टू द डायमीटर ऑफ इट्स सर्कुलर एंड इज 5:5 + 3 तो प्रूव करना होगा, इसको कोई लेना देना नहीं है, तो लास्ट में आपका आना चाहिए। आपका डिफरेंशिएट करना है टोटल सरफेस एरिया का, राइट, और कास्टिंग कैसे हो रहा है। A given quantity of metal is to be cast into solid half cylinder। तो अगर इसको अगर समझा जाए तो अगर ये मेरे पास सपोज ये सिलेंडर है कोई, तो मैंने पहले क्या किया होगा इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, इस सिलेंडर का आधा पार्ट लिया होगा, आधा हटा दिया है ना, आधा हटा के जैसे बता लो इस आधे को मैंने यहाँ रखा है। थोड़ा विजुअलाइज करो 3D डायग्राम। ये आपका ये जो आधा सिलेंडर इसको मैंने हॉरिजॉन्टली रख दिया है हमारे, ठीक है। इसका सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया मुझे मिनिमम चाहिए, इसका टोटल सरफेस एरिया में मिनिमम। ये कौन है, ये आधा सिलेंडर है। अच्छा आधा सिलेंडर तो मतलब मेरे पास कितना मेटल है, और कितनी क्वांटिटी है। पूरा सिलेंडर का एरिया वॉल्यूम क्या होता है, तो आप इसको बनाने के लिए आधा सिलेंडर का वॉल्यूम यूज कर रहे हो ना, तो कितना यूज कर रहे हो 1/2 πr²। जैसे ये आपका एच है, ये आपका आर है, ये आपका आर है, तो ये आपका आर है, ये आपका एच है। सही है, ये समझ आएगी ना। जिसका डिफरेंशिएट करना है वो एरिया कितना, क्या क्या चीजें काउंट होगी इससे, टोटल सरफेस एरिया है πr² प्लस फिर एक तो ये आप अगर उसको विजुअलाइज करोगे तो यहाँ पर रेक्टेंगुलर बेस पड़ा हुआ है आपके ऊपर, आधा सिलेंडर ऊपर है, मतलब आधा सर्कल एक यहाँ पर है, एक आधा सर्कल यहाँ है, और इसके ऊपर भी एक प्लाई है ये वाला,
प्लस h इंटू r, ठीक है। पहले देखो, सबसे पहले आप किस एरिया फाइंड करोगे, जो आधा सर्कल है ना, यहाँ पर एक आधा सर्कल, एक यहाँ पर आधा सर्कल, ठीक है ना। तो आधा सर्कल का एरिया कितना, मतलब ये 2r हो जाएगा ना, फिर ये हमने r लिया है ना। तो सबसे पहले आधा सर्कल का एरिया, आधा सर्कल का एरिया कितना, पाई आर स्क्वायर, आधा सर्कल का हाफ ऑफ पाई आर स्क्वायर। पर ऐसे कितने आधे सर्कल है, एक यहाँ पर भी सर्कल का हाफ पाई आर स्क्वायर, एक यहाँ पर भी सर्कल का हाफ पाई आर स्क्वायर। तो दोनों आधा आधा मिला लूंगा तो पूरा एक सर्कल, तो ये ठीक है, ओके। अभी नीचे जो आप लोगों का रेक्टेंगल बेस होगा, उस रेक्टेंगल का एरिया कितना, ये तो सर्कल का लिया आधा आधा, फिर वो रेक्टेंगल का एरिया कितना, 2r है, रेक्टेंगल का एरिया कितना, अच्छा 2r समझ आया आप लोग को कैसे, तो 2r कैसा है, तो ये जो आप लोगों का सर्कल था, मतलब ये जो आधा सिलेंडर था, तो आधा सिलेंडर को ही हमने यहाँ पर, ये इसी सिलेंडर को मैंने हॉरिजॉन्टल पार्ट में रखा हुआ है ना, ये और ये की है। तो ये आप लोगों का हाइट था, ये तो ऐसी था, है ना, ये था, ये हमारा r था, मतलब r ही रहेगा ना, क्यों 2r लिया। ये हमने एक बार डायमीटर ले लिया है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके, नहीं बराबर है, 2r है, ओके। अब क्या बच गया, नीचे का ये ले लिया हमने रेक्टेंगल, यहाँ पर आधा सर्कल, यहाँ पर आधा सर्कल लेंगे। अब इसके ऊपर जो लाइन है या जो भी लकड़ा वगैरह जो भी मेटल है उसका है, वो क्या होगा, पूरा सिलेंडर का सरफेस एरिया क्या होता है, सरफेस एरिया 2πr है, तो ये कितना ले लो आप, आधा, तो कितना हो जाएगा, 3 चीजें मैटर करता होगा, टोटल सरफेस एरिया में बॉटम, टॉप और यहाँ पर जो आप लोग के पास आधा आधा सर्कल है, क्लियर। इसका डिफरेंशिएट करना है। अब इसमें वापस वही बात है, और ये 2 वेरिएबल है, इस एक को हटाना होगा, किसको हटाना ज्यादा इजी है, एक को, क्योंकि r को हटाने जाऊंगा तो रूट वगैरह आएगा। तो h कितना है यहाँ पर, 2v अपॉन पाई आर स्क्वायर, h कितना होगा, 2v अपॉन पाई आर स्क्वायर, इक्वल टू पाई आर स्क्वायर प्लस, यहां से आप लोगों का क्या कॉमन है, पाई प्लस टू इंटू आर एच, वेर एच इज इक्वल टू 2v अपॉन पाई आर स्क्वायर, ये r एक बार कैंसिल। अब इसका डिफरेंशिएट करते हैं, इसका जब आप डिफरेंशिएट करोगे तो dA बाई dr, पाई आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2πr, यहाँ पर 2v पाई प्लस 2 अपॉन पाई, ये सब कुछ कांस्टेंट, 2v पाई प्लस 2 अपॉन पाई सब कुछ कांस्टेंट। तो वेरिएबल कौन से, 1r का डिफरेंशिएट -1 बाई r स्क्वायर, इसको किसके साथ इक्वेट, 0 के साथ, तो जब 2 कॉमन निकल के कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, पाई r इज इक्वल टू v इंटू पाई प्लस 2 अपॉन पाई आर स्क्वायर। तो v कितना आ रहा है, पाई स्क्वायर r क्यूब अपॉन पाई प्लस 2, v कितना है, पाई स्क्वायर r क्यूब अपॉन पाई प्लस 2। ये जब मैंने स्टेशनरी पॉइंट फाइंड किया तब की बात है। अब इसका डबल डिफरेंशिएट अगर कर लूं तो d स्क्वायर a बाई डी आर स्क्वायर, पाई r का डिफरेंशिएशन पाई, v सॉरी 2v, डबल डिफरेंशिएट करोगे तब ध्यान देना, ये 2 मैंने सामने 0 था तो हटा दिया था, बट आप जब डबल डिफरेंशिएट करोगे तो 2 को कंसीडर करना, ओके। तो 2 पाई 1 बाय r स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, 1 बाय r स्क्वायर मतलब कितना, r टू माइनस 2, r टू माइनस 2 का डिफरेंशिएशन -2 बाई r क्यूब, तो माइनस माइनस प्लस
4b into 5 plus 2 upon 5 into r cube, इसमें तो कुछ भी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो पूरा डबल डिफरेंशियल ग्रेटर देन 0 आ गया। डबल डिफरेंस ग्रेटर देन 0 है तो आपका आंसर मिनिमम मिलना चाहिए। ढूंढना क्या था? मिनिमम में ढूंढना था। तो मिनिमम सरफेस एरिया, मिनिमम टोटल सरफेस एरिया कब आया? मिनिमम टोटल सरफेस एरिया मुझे तब मिल रहा है जब v इसके इक्वल है पाई स्क्वायर r क्यूब अपॉन पाई प्लस 2 के इक्वल है। करेक्ट। अब हमें जो फाइनल प्रूव करना है वहां तक पहुंचा। प्रूव तो आपको करना था, रेशियो फाइंड करना था किसका? हाइट ऑफ द सिलेंडर और डायमीटर ऑफ इट्स सर्कुलर एंड का। तो 8 और 2r का रेशियो चाहिए। तो ये जो b मिला इसको यहाँ कर लेते हैं। तो 8 इज इक्वल टू 2 बाई पाई आर स्क्वेयर इंटू v जो मिला अपने को पाई स्क्वेयर आर क्यूब अपॉन पाई प्लस 2। तो पाई एक बार कट, आर स्क्वेयर एक बार कट, तो क्या बचा आपके पास यहाँ पर? 2 पाई आर अपॉन पाई प्लस 2r जो होगा मेरा डायमीटर का काम करेगा। तो 2r अगर उस तरफ गया तो 8 अपॉन 2r इज इक्वल टू पाई अपॉन पाई प्लस 2 जो बच गया। तो वही आपको प्रूव करना था। उसका हाइट और उसका डायमीटर का रेशियो क्या आना चाहिए था? पाई अपॉन पाई प्लस 2 का, जब उसका टोटल सरफेस एरिया मिनिमम होगा। आए समझ में? वापस वही बात है कि पता चले क्या गिवन है, किसका डिफरेंशिएट करना है। उसके बाद का 60 सेकंड, इस बार का 26 का जेडब्ल्यू में पूछा गया यही क्वेश्चन। बस उसमें प्रूविंग में 6 रूट दिया था, अलग अलग जो ऑप्शन थे उसमें 3 रूट दिया ना, 2 रूट दिया ना, 6 रूट दिया ना, सब तो ये सेम टू सेम क्वेश्चन पूछ लिया। क्या करोगे? पहले पढ़ लो क्वेश्चन, अगर ये बोर्ड में पूछ लिया आपको, क्योंकि एओडीएसएस पार्ट है, बहुत कम ऐसी चीजें कि जो आप लोगों को एंट्रेंस एग्जाम लेवल पर अलग से कुछ करना होता है। क्रिटिकल पॉइंट है तो वो आपको बोर्ड में नहीं पूछेंगे, वो आपको एंट्रेंस में पूछेंगे। बट बाकी 95% चीजें तो बोर्ड और एंट्रेंस की सेम ही है। तो ये हो सकता है कि हमें समझ बोर्ड में पूछ ले। Prove that the least perimeter of an isosceles triangle that can be circumscribed to the given circle with radius r is 6 root 3r। इसका डिफरेंशिएट करना है और गिवन क्या है इधर पढ़ो फिर समझ लीजिए। किसका डिफरेंशिएट करना है? लीस्ट पेरीमीटर ऑफ ए लीस्ट पेरीमीटर। तो पेरीमीटर किसका? आइसोसेलेस ट्रायंगल को। कहां पर है? सर्कमस्क्राइब्ड। किसका सर्कमस्क्राइब्ड? एक सर्कल का, और उस सर्कल का डायमेंशन कांस्टेंट है। आप ऐसा डायग्राम आपके पास कुछ है, तो ये सेंटर ऑफ द सर्कल है, तो ये आपको पता है कि ये आर है, ये आर है, ये आर है, बस दैट्स इट, और कुछ नहीं दिया। अब मुझे बताओ जिसका डिफरेंशिएट करना है वो इक्वेशन क्या बनेगा, कैसे निकालें?
तो भी नाम दे दे डी ई एफ, थोड़ी प्रॉपर्टी यूज करते हैं। यहाँ पर 90 डिग्री बनता है, 90 डिग्री बनता है, 90 डिग्री बनता है, सेंटर से लेके टेंजेंट पे जब आप लाइन ड्रॉ करते हो तो 90 डिग्री बनता है। क्या करें? तो ध्यान रखना आइसोसेलेस ट्रायंगल है ना, पेरीमीटर ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। आप लोग को हिंट ये दे सकता हूँ कि भाई ऐसे क्वेश्चंस में आप लोग को हेल्प लेनी चाहिए ट्रिगो। ट्रिगो इज सबसे इजी बात है, तो हेल्प लेना आना चाहिए। इसको भी अगर ज्वाइन कर लें। अच्छा, आप लोगों को डिफरेंशिएट किसका करना है? पेरीमीटर का। पेरीमीटर मतलब क्या होगा? ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। आइसोसेलेस ट्रायंगल में मतलब ए बी और ए सी तो सेम ही, तो ट्वाइस ऑफ ए बी कर दूं प्लस बी सी। ठीक है, अब इसमें थोड़ा सर्कल की प्रॉपर्टी यूज करें तो हमें ये पता है कि बी डी उतना ही होगा जितना बी होगा। ये तो लेंथ ऑफ टेंजेंट हो गया ना, बाहर के एक्सटर्नल पॉइंट पे जब आप एक ही सर्कल पे टेंजेंट होगा तो इन दोनों का लेंथ तो सेम ही होगा। अच्छा, वो जो ए बी है उस ए बी के दो पार्ट, ए ई प्लस बी ई, ए ई प्लस बी, और बी सी के भी दो पार्ट, कौन कौन से? बी डी और डी सी। क्या ये बी डी और डी सी सेम होगा? कौन सा ट्रायंगल है? आइसोसेलेस ट्रायंगल में जो अल्टीट्यूड होता है वही मेरा मीडियन बनता है। आइसोसेलेस ट्रायंगल में जो आपका अल्टीट्यूड होता है वही आप लोगों का मीडियन बनता है। तो बी डी और डी सी सेम होगा, तो डी सी की जगह पर मैं बी डी रख दूंगा। तो क्या हो गया? ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी। अब ये जो बी है वो बी और बी डी सेम है, कैसे सेम है? बिकॉज ये तो सर्कल की प्रॉपर्टी है। तो एक्सटर्नल पॉइंट पे जब आप टेंजेंट बनाओगे तो ये लेंथ और ये लेंथ सेम होना पड़ेगा। तो अगर इसको सेम होना पड़ेगा तो ये ट्वाइस ऑफ बी डी प्लस ट्वाइस ऑफ बी डी, तो 4 टाइम्स बी डी। तो आपको सिर्फ ए ही चाहिए और बी डी चाहिए। ए इक्वल टू ए और बी सेम है, ए और बी सेम। आइसोसेलेस ट्रायंगल में हर साइड का अल्टीट्यूड हाइपोटेन्यूज सॉरी मीडियन नहीं बनता, तो इक्वल साइड का जो वर्टेक्स होता है वहीं से बनता है ना। तो यहाँ पर ये नहीं बोल सकते ये और ये सेम होगा, यहाँ इसलिए बोल सकते हो ये दोनों साइड को मैंने सेम लिया। इतने होता है ना प्रॉपर्टी। इक्विलेटरल होता तो तीनों तरफ से अल्टीट्यूड आपका मीडियन बन जाता, बट आइसोसेलेस। अब आपको ए और बी डी भी स्मॉल आर के टर्म्स में चाहिए, क्वेश्चन में तो स्मॉल आर है जिसको तो अभी तक आपने यूज भी नहीं किया है। स्मॉल आर के टर्म्स में चाहिए। क्या करना चाहिए भाई? इसको जोड़ो, ये एंगल थीटा ले लो। अच्छा, ये दोनों ट्रायंगल कैसे हैं? ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है भाई। ये लेंथ भी सेम और ये कॉमन साइड है, तो अगर ये थीटा है तो इसको भी तो थीटा होना पड़ेगा। और यहाँ पर कितना डिग्री बन रहा है? 90, क्योंकि हाइपोटेन्यूज सॉरी टेंजेंट पे जब सेंटर से लाइन बनाऊंगा तो 90 डिग्री बनेगा। एक राइट एंगल ट्रायंगल हुआ। इस राइट एंगल ट्रायंगल में व्हाट इज sin थीटा? नहीं, व्हाट इज cos थीटा? cos थीटा नहीं, tan थीटा। tan थीटा कितना? r अपॉन b। तो b कितना? r अपॉन tan थीटा मतलब r इंटू और थीटा। b किसके बराबर था? bd के बराबर था। तो मुझे ये तो पता चल गया कि भाई bd तो मेरा r cos थीटा है। अब बचा मेरे पास सिर्फ a। तो a कैसे निकलेगा? ये कितना है? 90। ये पूरा मिलके कितना हुआ? 2 थीटा। तो ये 90 है, ये 2 थीटा है, तो ये एंगल कितना? तो तीनों मिलके तो 180 डिग्री होगा। तो ये कितना? 90 माइनस 2 थीटा। तो इस वाले ट्राइंगल में इन ट्राइंगल
AEO, इन ट्राइंगल AEO, ये कौन से ट्राइंगल की बात हुई थी? इन ट्राइंगल BEO, इन ट्राइंगल AEO, क्योंकि एक्सप्लेन तो एकदम प्रॉपर्ली करना पड़ेगा। इन ट्राइंगल AEO, व्हाट इज cos tan 90 minus 2 theta, tan 90 minus 2 theta का ऑपोजिट साइड R, एडजेसेंट साइड AE, तो R अपॉन AE, तो AE कितना? R अपॉन cos 2 theta, tan 90 minus 2 theta क्या हो जाएगा? cos 2 theta ही होगा ना, राइट? तो AE क्या हुआ आपका? R अपॉन cos 2 theta, तो AE अगर R अपॉन cos 2 theta है तो क्या हो जाएगा? R इंटू tan 2 theta। इतना ठीक है? इसकी भी वैल्यू देंगे अपने को 2R इंटू tan 2 theta। अब अगर देखेंगे तो पूरा का पूरा स्टेटमेंट जो है वो थीटा के टर्म्स में आ चुका है, बाकी स्मॉल r है जो कांस्टेंट वैल्यू होगा, इसका जब आप डिफरेंशिएट करोगे तो किसके रिस्पेक्ट में करेंगे? फिर डिफरेंशिएट थीटा के, एक बार करके चेक करते हैं, dt बाई d थीटा tan 2 थीटा का डिफरेंशिएशन, tan 2 थीटा का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 2 टाइम्स 4r कर लेता हूँ, 4r इंटू सेक स्क्वायर 2 थीटा और 4r cos थीटा का माइनस 4r इंटू cosec स्क्वायर थीटा, इसको किसके साथ इक्वेट? 0 के साथ इक्वेट, 0 के साथ इक्वेट करूंगा तो लास्ट में क्या मिल रहा है? sec स्क्वायर 2 थीटा इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा, sec स्क्वायर 2 थीटा इज इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा। sec और cosec के बीच में हमारे पास कोई रिलेशन नहीं है, तो बेटर है कि किस में कन्वर्ट कर लें? sin और cos में। cos स्क्वायर 2 थीटा sec स्क्वायर 2 थीटा को क्या लिख लोगे? 1 by cos स्क्वायर 2 थीटा, इसको क्या लिख लोगे? 1 by sin स्क्वायर थीटा। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो sin स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा? cos स्क्वायर 2 थीटा। अब cos 2 थीटा की फॉर्मूला sin के टर्म्स में रख लेता हूँ, cos 2 थीटा की वो फॉर्मूला तो sin के टर्म्स में होता है, क्या हो जाएगा? 1 minus 2 sin स्क्वायर थीटा और उस पूरे का भी स्क्वायर, या तो फिर एक काम करते हैं ना, पहले डायरेक्टली स्क्वायर हटा दे, चलो छोड़ देते हैं, यहाँ तक ठीक है। sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू cos स्क्वायर 2 थीटा, ब्रैकेट ओपन करें तो क्या होगा? sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 4 sin स्क्वायर थीटा प्लस 4 sin रेज़ टू 4 थीटा, तो को साथ में लिया तो 4 sin रेज़ टू 4 थीटा माइनस 5 sin स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0। sin स्क्वायर का क्वाड्रेटिक बना, फैक्टराइज अगर किया करें तो 4 sin रेज़ टू 4 थीटा माइनस 4 sin स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0। तो दो फैक्टर कौन से? 4 sin स्क्वायर थीटा माइनस 1 एंड sin स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0। दो पॉसिबिलिटी, sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 by 4 और sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, है ना? sin स्क्वायर थीटा को अगर 1 होना है तो थीटा को क्या होना पड़ेगा? पाई बाई 2 या तो 3 पाई बाई 2। 3 पाई बाई 2 तो होगा ही नहीं, थीटा का तो 3 पाई बाई 2, इनफैक्ट ये थीटा पाई बाई 2 ही नहीं होगा, थीटा पाई बाई 2 होते 1 ही होगा, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, तो इसका ये तो हटाई दो, ये पॉसिबल नहीं है। sin स्क्वायर थीटा 1 by 4 होने के लिए sin थीटा को 1 by 2 होना पड़ेगा, प्लस माइनस 1 by 2 होना पड़ेगा, माइनस 1 by 2 नहीं होगा क्योंकि माइनस 1 by 2 होने के लिए उसको थर्ड क्वाड्रेंट में जाना पड़ेगा, तो थीटा 1 ही से भी बड़ा हो जाएगा, तो पॉसिबल नहीं है। तो सिर्फ पॉसिबल एंगल कौन सा है? sin थीटा 1 by 2, तो थीटा इक्वल टू 30 डिग्री, थीटा इक्वल टू 30 डिग्री। इसका फिर डबल डिफरेंशियल वाला पार्ट में नहीं कर रहा हूँ, वो फिर आप लोगों को पता है क्या करना होता है, वो सब करेंगे, आपको पता है कि इसका आंसर ग्रेटर देन 0 आना है। क्यों ग्रेटर देन 0 आना है? जब थीटा को 30 रखूंगा तो डबल डिफरेंशिएट करके, क्योंकि लीस्ट चाहिए, ठीक है, वो आप कर लेना। अब थीटा इक्वल टू 30 डिग्री है तो इसमें पुट कर लेता हूँ, क्योंकि लास्ट वाला को पेरीमीटर प्रूव करना है, तो थीटा को 30 रखूंगा तो क्या मिल रहा है? P इक्वल टू 2R tan 60
प्लस 4r cot 30 tan 60 की वैल्यू √3 cot 30 की वैल्यू, तो ये 2√3 आ रहा है, ये 4√3 आ रहा है, तो पूरा मिलके 6√3 आ, जो आपको प्रूव करना है। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है मैक्सिमम मिनिमा का, अगर आए तो आप लोगों से करना। इंटरमीडिएट हम लोग ऐसे समझ आ गया। ट्रिगो यूज कर लेने का, जब आपको थोड़ा भी कॉम्प्लिकेशन दिखे ना तो किसको यूज करो, ट्रिगो को यूज करो, ट्रिगो से काम आपका जल्दी होगा। सबसे ये सारे क्वेश्चन जो अभी कर रहे हैं अपने इसमें, जो मैंने 34 किया, 34 तो इजी था, इसका मुश्किल था नहीं। 61 इजी है बट क्वेश्चन समझ नहीं आता, 61 पहले पढ़ते हैं तब, और 62 तो समझ ही नहीं आता कि कैसे एक वेरिएबल चला है। 63 क्वेश्चन समझ आया क्या? गिवन है क्वेश्चन में, स्विमर इज इन द क्रिएटेड डिस्टेंस ऑफ d किलोमीटर फ्रॉम द नियरेस्ट पॉइंट A ऑन द स्ट्रेट शोर। द हाउस ऑफ द स्विमर is on the shore at a distance of L kilometer from the point A. He can swim at a speed of u kilometer per hour and walk at a speed of the v kilometer per hour. Obviously v greater than u होगा, चलने की स्पीड उसकी स्विमिंग की स्पीड से ज्यादा होगा। At what point of the shortest, at what point of the shore should he land so that he reaches his house in the shortest possible time? The differentiate इसका करना है। पूरे में आपको वर्ड मिला, शॉर्टेस्ट वर्ड दिख रहा है, किसका डिफरेंशिएट करना है? टाइम। किसका डिफरेंशिएट करना है? टाइम का। टाइम क्या होता है? डिस्टेंस बाय स्पीड, तो मुझे डिफरेंशिएट करना है डिस्टेंस बाय स्पीड का। अब क्वेश्चन पूरा जो हमें समझ में आ रहा है, जो मुझे समझ में आ रहा है, वो ये है कि भाई यहाँ पर ये पूरा पानी है, राइट, ये आपका स्ट्रेट शोर है, और यहाँ से वो कितने डिस्टेंस पर है? डिस्टेंस ऑफ डी, ये पॉइंट ए है, यहाँ पर अभी वो सपोज यहाँ है, ठीक है, यहाँ पर कौन है? वो स्विमर। उसका घर उसी स्ट्रेट शोर पे कहां पर है? L किलोमीटर फ्रॉम द पॉइंट है, इस पे वो, यहाँ पर उसका घर है, ये उसका घर है, ठीक है, वो अभी यहाँ है, उसको यहाँ जाना है। तो पूछा क्या है क्वेश्चन? अब उसके पास बहुत सारे स्विमर के पास बहुत सारे ऑप्शन है, भाई स्विम करते करते यहाँ तक आ जाए स्ट्रेट, फिर यहाँ से चलते चलते चला जाए, राइट, पूरा स्विमिंग करते करते घर तक जाए, वो भी उसके पास ऑप्शन है, राइट। ये तो बीच में कहीं पर लैंड कर, तो पूछा ये कि उसको कहाँ लैंड करना चाहिए कि जिससे कम से कम पॉसिबल टाइम पर घर पहुंच जाए, ठीक है।
अब मान लेते हैं कि उसने इस पर्टिकुलर पोजीशन पर बी पोजीशन पर लैंड किया और बी पोजीशन से फिर वो चलते चलते जा रहा है। ये डिस्टेंस अपने को नहीं पता है, तो कंसीडर कर लेते हैं सपोज x किलोमीटर। अगर ये x किलोमीटर है, ये d है, तो ये कितना हुआ? ये कितना होगा? रूट ऑफ डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। और वो जो रूट ऑफ डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है, वो उसको तैरते तैरते स्विम करते करते पहुंचना पड़ेगा। और स्विमिंग में उसकी स्पीड कितना दिया हुआ है? स्विमिंग की स्पीड दिया है u किलोमीटर पर आवर। तो रूट ऑफ डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई u, कितना टाइम लगेगा उसको? कहां पर? यहां से यहां पहुंचने। यहां पहुंच गया, उसके बाद वो यहां पर तो चलते चलते जाएगा। अब ये डिस्टेंस कितना रहेगा? l माइनस एक्स। अगर ये x है, पूरा डिस्टेंस l था, तो उसको चलना कितना पड़ेगा? l माइनस एक्स ही तो चलना पड़ेगा। और उसकी स्पीड कितनी है? ये पूरा टाइम हो गया इसका डिफरेंस। और इसमें आप देखोगे तो सब कुछ कांस्टेंट है एक्सेप्ट एक्स। डी कांस्टेंट, उसकी खुद की स्पीड जो होगी तैरने की और चलने की, वो कांस्टेंट मान के चलना पड़ेगा, जो होती नहीं है नॉर्मली। आइडियली वैसा नहीं होता है, बट यहाँ तो हमें मान के चलना पड़ेगा, तभी कर पाएंगे, है ना। तो यू भी कांस्टेंट है, डी कांस्टेंट है, एल कांस्टेंट है। इस इक्वेशन दिखने में हार्ड दिखता है, बाकी इसके अंदर ना वेरिएबल को हटाने की जरूरत है क्योंकि एक ही वेरिएबल है। बस थोड़ा सा इसलिए मुश्किल हो सकता है क्वेश्चन, क्योंकि वेरिएबल बहुत सारे हैं। मतलब कांस्टेंट है बट लिखने तो पड़ते ही हैं। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? dt बाई dx, इसका डिफरेंशिएशन 1/2 रूट ऑफ डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये तो कांस्टेंट ही है, इनटू 2x, डी स्क्वायर का डिफरेंशिएट 0, एक्स स्क्वायर का 2x। इसका डिफरेंशिएट 1/d कांस्टेंट है, l का 0, x का है ना, माइनस का तो -1/b। ये 2 और 2b कैंसल, इक्वल टू 0। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लूंगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो vx इक्वल टू u इंटू स्क्वायर भी कर लेता हूँ, v स्क्वायर एक्स स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। लास्ट में आपको किसकी वैल्यू चाहिए? एक्स स्क्वायर की। ब्रैकेट ओपन करके एक्स स्क्वायर को साथ में लूंगा, तो एक्स स्क्वायर कॉमन निकलेगा, क्या बचेगा? v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर कितना आ गया? u स्क्वायर डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। डबल डिफरेंशियल पार्ट नहीं कर रहा हूं मैं, वो अब आप लोगों को पता है क्या करना है। आंसर क्या आना है? ग्रेटर देन 0, क्यों ग्रेटर देन 0? तो शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम चाहिए। अब एक्स स्क्वायर आ गया, लास्ट में उन्होंने पूरा पूछा है कि वो शॉर्टेस्ट टाइम ढूंढ के बताओ। तो अगर शॉर्टेस्ट टाइम ढूंढ के बताना है तो अब यहाँ पर अगर एक बार रख के देख लेते कैलकुलेशन से ये पता चल जाएगा। डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये पूरा यू स्क्वायर एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई यू, एक्स स्क्वायर की वैल्यू रखी, प्लस एल माइनस है, एल माइनस है, एक्स क्या होगा इसका? यू डी बाई रूट ऑफ वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई वी। ठीक है ना, स्क्वायर हटाऊंगा तो यू स्क्वायर का यू, इसका डी, और यहाँ पर रूट ऑफ वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, कहां पर? एक्स। सही है ना? एक्स स्क्वायर की पहले वैल्यू उठा के यहाँ डाल दिया, एक्स की वैल्यू यहाँ डाल दी। अब इसको सिंप्लीफाई किया जा रहा है, यहाँ पर एलसीएम लोगे तो वी स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर डी स्क्वायर, तो ये आपका यू स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर डी स्क्वायर और प्लस यू स्क्वायर डी स्क्वायर कट हो गया, तो बचा क्या? वी स्क्वायर डी स्क्वायर, वी स्क्वायर डी स्क्वायर का भी स्क्वायर रूट वी डी डिवाइडेड बाय यू इनटू रूट ऑफ वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। एलसीएम का ये भी तो नीचे आएगा, यहाँ पर एलसीएम लोगे तो प्लस एल इंटू रूट ऑफ
v square minus u square minus ud divided by v into root of v square minus u square। अब दोनों का अगर एलसीएम लिया जाए तो ये पार्ट तो सेम है, यहाँ पर आप v से मल्टीप्लाई कर लोगे तो क्या आ जाएगा ये v square d प्लस यहाँ पर u से मल्टीप्लाई करोगे तो lu into root of v square minus u square minus u square d divided by vu into root of v square minus u square। इसका निशान कर दीजिए। हाँ ठीक है, सही है। इन दोनों में से क्या कॉमन है? d। अगर d कॉमन लिया तो अंदर क्या रहा? v square minus u square प्लस lu into root of v square minus u square divided by vu into root of v square minus u square। इन दोनों में से रूट ऑफ v square minus u square कॉमन निकल जाएगा और वो रूट ऑफ v square minus u square और ये रूट ऑफ v square minus u square कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचा? d के साथ क्या बचा? रूट ऑफ, है ना, रूट कॉमन लिया तो रूट तो बचा। यहाँ पर क्या बचा? ul या lu और डिवाइडेड बाय ये कट हो गए तो नीचे क्या बचा था? u, जो आपको सोल्व करना है। क्वेश्चन का अपने वेरिएबल बहुत सारे, इसलिए शायद हो सकता है कि गलती कर जाए। अभी टाइम का डिफरेंशिएट करना था, डिस्टेंस बाय स्पीड, ठीक है। इसमें जो मुझे लग रहे थे 4-5 अच्छे क्वेश्चन वो मैंने आपसे डिस्कस किया। तो मुझे आप लोगों को मैक्सिमम में जितनी चीजें बतानी चाहिए थी वो मैंने सब कुछ बता दिया है, बट इसमें से प्रैक्टिस करिए। मैक्सिमम आपके एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन इस डीपीपी में है, डीपीपी में प्रैक्टिस करो, इसको अच्छे से लगा लो। आपके वर्ड प्रॉब्लम्स इसके ऊपर के कुछ नहीं पूछने वाले। अगर ये आपने अच्छे से कर लिया तो आपका मैक्सिमम वर्ड प्रॉब्लम है तो आपका अच्छा सा कंसेप्ट बैठ जाएगा, अच्छा सा हाथ बैठ जाएगा, ठीक है।